हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे सीसी की पृष्ठभूमि यानी इसके इतिहास के बारे में कि सीसी कब से लागू होना था, कब इसके बारे में बात की गई कि ये, और पढ़ेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है क्या, यानी सतत शब्द के बारे में और व्यापक जो शब्द हैं दो, इनसे जो मूल्यांकन कर रहे हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या तकनीक है, इसमें कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं इस मूल्यांकन में। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो क्या है, आज हम पढ़ेंगे सीसी के बारे में। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत, सतत का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया फिर छोड़ दिया, नहीं, लगातार करना है हमें। उसका मतलब सतत का मतलब क्या हो गया, लगातार, कॉन्टिन्यूअस। व्यापक, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के मूल्यांकन करना है हमें, नहीं, व्यापक यानी हर उसकी एक्टिविटी का मूल्यांकन करना है जो वो बच्चा कर रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या उस किसी भी प्रकार की हो। उसकी व्यवहारिक भी हो सकती है, ठीक है, उसका कोई भी कौशल हो सकता है। यानी शिक्षा के साथ साथ उसके अन्य कौशलों का भी मूल्यांकन होता है इसमें सीसी में। यानी क्या हो गया, सतत, लगातार हो गया, और व्यापक यानी उसका संपूर्ण मूल्यांकन करना है हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आया क्लास में पढ़ा दिया और अगले दिन टेस्ट ले लिया, हो गया मूल्यांकन, नहीं। बच्चा क्या कर रहा है, उसकी किस चीज़ में रुचि है, कहाँ उसका विकास अच्छा हो रहा है, कहाँ उसका विकास कम है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, वो सब इसमें आएगा। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, यानी बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन होगा इस मूल्यांकन में। ठीक है, तो क्या आएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, सीसी की फुल फॉर्म होगी कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन। अब पढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि यानी इसका इतिहास, ये कहाँ से आया, कब इसको लागू करने की बात कही गई, उसके बारे में देखते हैं। पृष्ठभूमि क्या होगी, इतिहास, इसका हिस्ट्री। ठीक है, अब पढ़ते हैं। जो हमारी 1986 वाली शिक्षा नीति थी, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई होना चाहिए जो बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन करे। यानी सीसी को लागू करने की बात कहाँ से चली आ रही है, जो हमारी 1986 यानी एनपी 1986 थी हमारी शिक्षा नीति, उसी में इसको लागू करने का सुझाव दिया गया था, पर लागू नहीं हुई थी, सिर्फ सुझाव दिया गया था कि ऐसा कोई मूल्यांकन होना चाहिए बच्चे का जो सिर्फ पढ़ाई का मूल्यांकन ना करे बल्कि उसके संपूर्ण मूल्यांकन करे। तो पहला सुझाव कहाँ से मिला इसका, 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी वहां से हमें इसका सुझाव मिला। आप देखते हैं कि सीसी क्या है। जो सीसी है हमारा, वो स्कूल आधारित मूल्यांकन सिस्टम है। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई यानी एक आ गया बच्चा, पढ़ा दिया उसको, दूसरे दिन उससे सुन लिया या टेस्ट ले लिया, हो गया मूल्यांकन, नहीं। एक पूरा सिस्टम है स्कूल का सीसी कि बच्चे को अब ये एक्टिविटी करवानी, इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस ये रही, इसमें बच्चे ने कम किया, इसमें बच्चे ने ज़्यादा किया, यानी उसका संपूर्ण मूल्यांकन करना है। बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है नहीं हो रहा, मानसिक कैसा है, ठीक है, हर मूल्यांकन करना है हमें इसमें। यानी एक सिस्टम है ये पूरा सीसी। ठीक है, अब बात करते हैं ये कब लागू हुआ। जो हमारी आरटी 2009 है उसकी धारा है 29 का पार्ट 1, उसमें सीसी को लागू करने की बात की गई है। कब से की गई है, जो हमारी आरटी है 2009 वाली, उसकी धारा 29 क्या पार्ट 1 में सीसी को लागू करने की बात कही गई है। और सबसे पहले सीसी कब लागू हुई और कौन सी क्लास पर सीसी को लागू किया गया, यानी कब इसका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ कि ऐसा कर, कौन सी क्लास पे किया गया कि सीसी को इस क्लास में लागू करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड द्वारा 2009 में सीसी को 9th क्लास पे लागू किया गया। कौन सी क्लास पे, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन जाता है कि सीसी को कब लागू किया गया और कौन सी क्लास पे लागू किया गया। ठीक है, तो 2009 में लागू किया गया और कौन सी क्लास पे, 9th क्लास पे लागू किया गया था, और कौन से बोर्ड द्वारा, सीबीएसई बोर्ड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है पूरे देश में, यानी इसको
यहाँ पे तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि कैसा रिजल्ट आता है, इसको लागू करने पर क्या होता है। तो कर दिया 9th क्लास पे। फिर पूरे देश में इसको कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010 को, यानी 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। पर उस टाइम जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर आपको पता है वहां पे धारा 370 थी, पर अब वो फिलहाल हट चुकी है, तो वहां पे भी अब ये लागू है। उस टाइम जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी पे लागू हो गया था। और कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को सीसी लागू हो गया हर स्टेट में। और अब जम्मू कश्मीर पे भी है, क्योंकि धारा 370 हट चुकी है। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि सीसी को पूरी कंट्री में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। और फर्स्ट कौन सी क्लास पे? 9th पे, और यहाँ पे संपूर्ण क्लासों पे हो गया था। ठीक है। और कब लागू किया था? 9th क्लास पे 2009 में। तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ जाते हैं। ठीक है। और ये जो इसका इतिहास है यहाँ से कि सबसे पहले सुझाव किसने दिया था सीसी को लागू करने के, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति है वहां से इसको लागू करने की बात चली आ रही है। पर लागू कब किया गया? 2009 में 9th क्लास पे और 2010 में संपूर्ण पे। ठीक है। अब देखते हैं कि ये है क्या? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कॉन्टिन्यूअस, लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक, यानी संपूर्ण मूल्यांकन है क्या? अब बात जो सतत एवं व्यापक 2 शब्द है उनको हम अलग अलग पार्ट में लेके उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सतत को लेते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस को लेते हैं कि ये चीज क्या है सतत। ठीक है। तो सतत को जो दिया हुआ है, सतत जो मूल्यांकन है हमारा, उसमें हम करते हैं 2 प्रकार का मूल्यांकन। ठीक है। पहला है फॉर्मेटिव, यानी निर्माणात्मक और रचनात्मक, और दूसरा है सम्मेटिव, यानी योगात्मक, और इसे हम बोलते हैं संकल्पनात्मक। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या लेंगे? हम 2 प्रकार का मूल्यांकन करेंगे। एक तो हो जाएगा फॉर्मेटिव और दूसरा हो जाएगा सम्मेटिव। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी हमारा एफए चल रहा है, थोड़े दिन बाद में एसए होगा, यानी एफए हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट और एसए हो गया हमारा सम्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट हो गया आंकलन हमारा। ठीक है। तो कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? हम 2 प्रकार का मूल्यांकन करते हैं, पहला फॉर्मेटिव, दूसरा सम्मेटिव। और अब देखते हैं कि ये जो ये 40% और ये 60% ये क्या है। तो जो 40% हो गया सिलेबस, जो बच्चे का 1 क्लास का सिलेबस है उसमें 40% आता है फॉर्मेटिव, और 60% क्या रहता है उसमें? सम्मेटिव में रहता है। ठीक है। सम्मेटिव में क्या सिलेबस आता है? 60% आता है, और फॉर्मेटिव में 40%। और जो ये फॉर्मेटिव होते हैं ये कितने होते हैं? ठीक है। FA1, FA2, FA3, FA4, यानी जो 2 हैं वो जाते हैं हमारे हाफ ईयरली में और 2 आगे वाले में, यानी इनको हमने डिवाइड कर लिया है कि ये जो है ये आधे सिलेबस के लिए और ये आगे वाले आधे के लिए, यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और पहले पार्ट में कर दिए 2 और दूसरे पार्ट में कर दिए 2। ठीक है। पहले हो गया FA1, फिर हो गया FA2, फिर होती है हमारी हाफ ईयरली जिसे हम बोलते हैं SA1, यानी सम्मेटिव असेसमेंट। हो गया हाफ ईयरली तक, यानी जो हमारा 1 ईयर का प्रोसेस होता है उसमें हम बोलते हैं कि अभी हमारी हाफ ईयरली चलती है। तो उससे पहले हमारे 2 FA1 और FA2 यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे SA1 जिसे हम बोलते हैं हाफ ईयरली। फिर दोबारा शुरू हो जाता है हमारा, यानी नेक्स्ट जो 6 महीने हमारे बच गए वो वाले, उसमें आएगा FA3 और FA4, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 4। फिर आता है हमारा फाइनल रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं सम्मेटिव असेसमेंट 2। ठीक है। तो इस प्रकार इनको हमने डिवाइड कर लिया ताकि बच्चे पे पूरा बोझ ना पड़े एक ही साथ, कि यहाँ से क्लास स्टार्ट हुई और यहाँ जाके बच्चे का एक ही बार में ले लिया। नहीं, ऐसा ना करके हमने बच्चे का जो सिलेबस था उसको पार्टों में डिवाइड करके उसका मूल्यांकन किया। ठीक है। पहले किया हमने FA1, देखते हैं कि FA1 में बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। ठीक है। बाई चांस बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी नहीं रही तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, बच्चे की कहाँ कमी रह गई। हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने की, कि क्या उसको समझ में नहीं आ रहा या कोई और प्रॉब्लम थी, जो भी है। तो बच्चे को भी टाइम मिल जाएगा
FA1 दे दिया, बच्चे को लग रहा है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा FA2 के लिए कि आगे वाले एग्जाम में मैं अच्छा करूँगा। तो उसको भी लगेगा कि नहीं, जो पहले वाला हो गया वो हो गया, दूसरे में मैं अच्छा करूँ। अगर ऐसा नहीं होता, हम क्लास स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एग्जाम लेते हैं, तो बच्चे को टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है, कि उसको कब सुधारना है, कब उसको कम करना है, कब ज़्यादा करना है, उसको तो पता ही नहीं चलता। लास्ट में लिया, उसका रिजल्ट आया खराब या अच्छा, उसको लास्ट में पता चलेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बच्चे का लगातार मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे को पता चलेगा और साथ में टीचर को भी पता चलेगा कि ये बच्चा यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, क्या कमी है इसमें, और उसको सुधारे वो, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया वो यानी सतत है, वो लगातार हो रहा है, यानी जो हम आंकलन कर रहे हैं बच्चे का वो लगातार कर रहे हैं, ना कि स्टार्ट होने के बाद और लास्ट में किया, नहीं, हम कर रहे हैं लगातार कॉन्टिन्यूस। तभी बच्चे का पता चलेगा कि प्रोग्रेस है या नहीं है, ठीक। सब्मिटिव, सब्मिटिव को हम बोल सकते हैं एक प्रकार से लास्ट, क्योंकि देखो FA1 हो गया, FA2 हो गया, 2 कर लिया हमने आंकलन फॉर्मेटिव वाले और सुधार कर दिया। फिर हम देखते हैं कि अबे हमने जो सुधार किया है वो हुआ या नहीं हुआ, यानी उसका जो 6 मंथ का एंड कर देते हैं, मान लो, ठीक है, हाफ ईयरली कर देते हैं कि देखते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस हुई या नहीं, यानी उसको एक यहाँ पे हाफ ईयरली में देखते हैं, उसको एक रिजल्ट दे देते हैं कि हाँ बच्चे आपका ये रहा, ठीक है। फिर बाय चांस अगर वो उसमें भी ठीक नहीं कर पाए, तो फिर हम आगे वाला प्रोसेस जो 6 मंथ, उसमें और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आएंगे FA3 और FA4, ठीक है। और उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी जो ग्रेड देंगे हम उसको, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, क्लास में ये किया, स्कूल में ये टॉप रहा, वो वाला करेंगे SA2 में, यानी उसका रिजल्ट उसके हाथ में कब थमाएंगे हम, SA2 का जो हम परिणाम जारी करेंगे उसमें, या तो ग्रेड देंगे कि ये बच्चा इस ग्रेड में A1 A2 A3, ठीक है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड उस हिसाब से उसको रिजल्ट दे देंगे, ताकि बच्चे को पता चले कि इस क्लास में उसकी परफॉर्मेंस ये रही और ऐसा किया। तो ये तो हो गया उसका पढ़ाई से रिलेटेड, जो कॉन्टिन्यूस वाला ये किस्सा हो गया, उसका पढ़ाई से रिलेटेड हो गया। अब एक शब्द और है इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी व्यापक। अब इस शब्द के बारे में ये बच गया, अभी कॉन्टिन्यूस को देखा है सिर्फ हमने, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस क्या है हमारा, व्यापक बच गया, उसको हम आगे देखेंगे। अब क्या है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी जो हमारा निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन या आंकलन है, उसमें हम क्या क्या करते हैं वो इसमें बताया गया। तो उसमें हम क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, यानी हम बच्चे को बोलते हैं कि आज आपका ये वाले चैप्टर का टेस्ट है, या उसको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, कोई असाइनमेंट देते हैं, ठीक है, बच्चा करके लाता है, देखते हैं कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, कि उसने कैसा किया। अगर अच्छा किया तो ठीक है, बच्चे को समझ में आ रहा है। अगर नहीं किया तो हमें पता चला कि बच्चे ने नहीं किया, तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं, यानी हमें पता तो चल गया कि बच्चे की यहाँ कमी है। फिर हम करेंगे निदानात्मक, यानी उसका निदान करेंगे कि ये कमी क्यों हो रही है बच्चे में, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या उसको समझ में नहीं आ रहा या वो किसी और वजह से है, तो उसका हम निदान करेंगे, ठीक है। पहला हो गया उपचारात्मक, फिर हो गया उसका निदान करना, यानी पहले पता लगाएंगे कहाँ कमी है, फिर उसको सुधारेंगे, यानी उसका निदान कर देंगे। आगे क्या है, कैसे सीखते हैं, इस प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है कि यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो लगातार चल रहा है हमारा, तो हम देख ही रहे हैं कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा और कैसे सीख रहा है, ठीक है, तो उस पर ही ध्यान दिया जा रहा है। एक प्रक्रिया हो गई हमारी, लगातार चलती आ रही है, ठीक है। शिक्षण में सुधार प्रक्रिया के दौरान, यानी अगर बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हम सुधार करेंगे, या तो अपने पढ़ाने का तरीका बदलेंगे, या टीचर को बोलेंगे कि आप ऐसा कीजिए, या क्लास का जो भी है, मतलब उसमें सुधार करेंगे हम शिक्षण में, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। और लास्ट में हम क्या करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण, यानी डाटा अबाउट स्टूडेंट, कि लास्ट में हम कर देंगे जो हमने असेसमेंट ले लिए, और फिर लास्ट में हम उनको संग्रहण कर लेंगे कि इस बच्चे ने ये किया, इस टेस्ट में इस बच्चे ने ये किया, और लास्ट में उनको इकट्ठा कर लिया कि इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही, ये अच्छा है,
एवरेज है या बहुत अच्छा है या कम है। तो हमने उनको संग्रहित कर लिया डाटा को, वो उसके बारे में हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए, तो उसका रिजल्ट देने में हमारी हेल्प करेंगे। तो हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने कर लिया, आंकड़ों का संग्रहण हमने कर लिया। अब क्या होता है, जो हम ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या क्या उपकरण काम ले रहे हैं, यानी क्या क्या टूल्स हम काम ले रहे हैं और कौन सी तकनीकों की सहायता से हम ये जो हमारा मूल्यांकन है ये कर रहे हैं। ठीक है, तो उपकरण क्या है इसमें, जांच सूची यानी चेकलिस्ट बनाते हैं हम कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, इसको इस ग्रुप में रख दो, इसको इस ग्रुप में रख दो, इसकी इस चीज़ में अच्छी है। तो जांच सूची यानी चेकलिस्ट होगी। रेटिंग स्केल यानी हमने उसको रेट दे रखा है कि इस बार बच्चा अगर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो उसको ये वाली रेट मिलेगी, दूसरे को ये मिलेगी, यानी एक स्केल बना दिया हमने। इंसिडेंटल रिकॉर्ड क्या हो गया, घटनावर्त, यानी ये पूरी घटना का हमने एक रिकॉर्ड बना रखा है कि बच्चा स्कूल में आया, ठीक है, 1 मंथ के बाद उसने क्या क्या किया, यानी उसकी जो प्रोग्रेस हुई है वो कैसी हुई, उसका एक हमने रिकॉर्ड बना रखा है और अपने तरफ हमने उस पर लिख रखा है कि हाँ ये बच्चा ऐसा है, टीचर ने उसका बना दिया। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या हो गया, बच्चे की प्रगति हो गई, यानी जो प्रोसेस बच्चा कर रहा है, क्या प्रोग्रेस की है उसने पूरी प्रक्रिया के दौरान, वो एक रिकॉर्ड हो गया, पोर्टफोलियो का वो रखता है। सेड, और इसमें उसने क्या क्या मतलब टीचर ने क्या क्या शेड्यूल बनाए कि इस समय बच्चे को ये कराना है, उस समय बच्चे को ये कराना है, ये कराएंगे तो अच्छा रहेगा, यानी शेड्यूल बनाने, ये हम टूल उसमें उपयोग करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और तकनीक यानी किन की सहायता से करते हैं, क्या तकनीक लें, बच्चे को कोई असाइनमेंट दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, क्विज करवा दी, ठीक है, आज इस क्लास की इससे है, या एक ही क्लास के बच्चों का ग्रुप बना दिया, उनकी एक दूसरे के साथ करवा दिया, यानी क्विज बना दिया, डिबेट करवा दिया, यानी कोई टॉपिक दे देते हैं बच्चों को कि घर से प्रिपेयर करके लाना है, कल आपका इस टॉपिक पे डिबेट है, यानी एक दूसरे से वाद प्रतिवाद करवा दिया कि कौन सा इससे बच्चों का क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा बोलना, और उनको पता चलेगा कि दूसरा बच्चा कैसे सोचता है उसके बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, एक दूसरे से पता चलेगा, डिबेट करवा दी। ऑब्जर्वेशन यानी टीचर क्लास में आता है, देखता है, पढ़ाता है, दूसरे दिन फिर आता है, यानी वो देख रहा है कि आंकलन कर रहा है, बच्चों का अवलोकन कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आंसर करवा दिया, यानी टीचर बोलता है क्वेश्चन, बच्चे आंसर करते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर करा, यानी डिस्कस, या कोई टीचर टॉपिक देता है कि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो हर बच्चा अपना अपना व्यू देगा कि सर ये ऐसे होता है, मैम ये ऐसे होता है, मतलब डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे बच्चों की एक तो टीचर को पता चलेगा, ठीक है, कि ये बच्चा कैसा है, क्या सोचता है, और उनकी जो मन में शंकाएं होती है, जो मतलब हर बच्चा नहीं बोल पाता है, तो एक तो उसमें वो ठीक हो जाएगा, वो कोशिश करेगा बोलने की, तो धीरे धीरे उसमें सुधार होगा, ठीक है, और टीचर को पता चलेगा कि ये बच्चा कहाँ है और ये बच्चा कहाँ है, और बच्चों को भी एक दूसरे से पता चलेगा कि इस बच्चे की इसमें ये है और इस बच्चे की इस बारे में ये सोच है, तो वो एक दूसरे से ऐसे डिस्कस करेंगे, तो उनको एक दूसरे से को समझने का भी और ग्रुप भी बन जाएंगे उनके, तो ये उनके लिए अच्छा है। तो ये तकनीक हम काम लेते हैं और ये उपकरण हम काम लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। तो इनके बिना अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे बच्चे को, तभी तो हम उसका आंकलन कर पाएंगे। तो ये उपकरण हो गए, ये तकनीक हो गई। अब हम देखते हैं जो हमारा फॉर्मेटिव, तो हमने देख लिया कि फॉर्मेटिव क्या आता है, लगातार जो मतलब हम कर रहे हैं बच्चे का आंकलन, ठीक है। अब सम्मेटिव क्या हो गया, सम्मेटिव मान लो एक रिजल्ट देंगे हम, जैसे मैंने बताया था FA1 और FA2, ये 2 आंकलन कर लिए हमने, उसके बाद हम दोनों का रिजल्ट देंगे लास्ट में SA1 में, यानी सम्मेटिव में, जैसे हाफ ईयरली बोलते हैं, और एक फाइनल एग्जाम हो गया हमारा। तो उसमें क्या करते हैं, उपलब्धि का पता चलेगा कि बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल की है, ये बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, इसकी ये ग्रेड आई, जो भी है, उससे हम उस निर्णय देते हैं बच्चे को कि बच्चों आपका ये रिजल्ट रहा, उसको फाइनल दे देते हैं बच्चों को। एंड ऑफ ए टर्म यानी
जैसे हाफ ईयरली हो गया, जो 6 मंथ का हमारा सिलेबस उसमें कंप्लीट करवा देते हैं, तो वो एंड में करवाते हैं, 6 मंथ के एंड में हो गया। और लास्ट वाला 6 जो फाइनल रिजल्ट आता वो फिर दोबारा कराते हैं सत्र समाप्ति पर। और एक ये उत्पाद है, यानी एक प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें रिजल्ट मिल रहा है बच्चों को कि बच्चों आपका रिजल्ट ये रहा, हमने उनको दे दिया। अब वो उनको करना है कि उसमें सुधार करेंगे या उसको वैसे ही रखेंगे। टीचर को पता चल गया, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, उपलब्धि है और एक निर्णय है, ये जो हमारा सबमिटिव असेसमेंट है। ये जो हमारा सबमिटिव एग्जाम है, ठीक है, इसमें हम लेते हैं एक परीक्षा लेते हैं बच्चे की, ठीक है, हाफ ईयरली, कि आज बच्चों आपका इस सब्जेक्ट का एग्जाम है। परीक्षा ले ली, उसका रिजल्ट दे दिया, एक निर्णय कर दिया बच्चे के बारे में हमने, तो क्या हो गया, ये एक परीक्षा है, यानी एग्जामिनेशन है, पेन पेंसिल वाला, पेपर पेंसिल वाला हो गया एक प्रकार से ये, ठीक है। और ये किन किन प्रकार से हो सकता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, आपको पता ही, ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें क्या क्या आता है, एमसीक्यू, बहुविकल्प वाले जो आपके एग्जाम में आते हैं, ट्रू फॉल्स वाले, मैच द फॉलोइंग यानी मिलान प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान भरने वाले, वो आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। और उपलब्धि परीक्षण में क्या करते हैं, एक तो टीचर द्वारा किया जाता है, एक बोर्ड द्वारा, यानी एक तो स्कूल के कि टीचर ने बोला है कि आज आपके 1-2 चैप्टर का टेस्ट है, वो टीचर के द्वारा हो गया, एक बोर्ड द्वारा, जो हमारे बोर्ड है सीबीएसई हो गया, ठीक है, उनके द्वारा जो हमारा परीक्षण किया जाता है वो बोर्ड द्वारा हो गया, तो उसको हम किस में बोलते हैं, उपलब्धि परीक्षण में, यानी उसको हम एक उपलब्धि परीक्षण है। आगे है निबंधात्मक टाइप, यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जैसे लघुत्तरात्मक, ठीक है, फिर निबंधात्मक, ठीक है, तो उसमें आ जाएंगे, ये निबंधात्मक में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा एग्जामिनेशन है वो कितने प्रकार से हो गया, वस्तुनिष्ठ, उपलब्धि और निबंधान, यानी 3 टाइप हो गए और इनके अलग अलग प्रकार हो गए। अब हमने सतत को तो देख लिया, यानी कॉन्टिन्यूस को तो हमने देख लिया, जो हमारा CCE था उसमें पहले सी को तो हमने कर लिया, दूसरा सी था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। अब उसको देखते हैं कि ये व्यापक क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, शैक्षिक जो सब्जेक्ट के हमने पहले कर चुके हैं फॉर्मेटिव और समेटिव में, वो हो गया हमारा शैक्षिक मूल्यांकन। और अब है सह शैक्षिक मूल्यांकन। सह शैक्षिक में क्या आएगा, यानी कौशल, यानी बच्चे का कोई एक फील्ड ऐसा है जिसमें वो अच्छा कर रहा है और उसको हम बेहतर कर सकते हैं, यानी उसका कोई कौशल है, व्यवहार कैसा है बच्चे का समाज में, यानी वो उसका सामाजिक विकास कैसा हो रहा है, मानसिक विकास क्या रहा है, शारीरिक विकास कैसा है, उसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा सह शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों को मिला के क्या बन गया, व्यापक शब्द बन गया। तो शैक्षिक में फॉर्मेटिव और समेटिव आ गया, और सह शैक्षिक में जो उसका शिक्षण के अलावा जो प्रोग्रेस है उसका मूल्यांकन हो गया, वो हो गया सह शैक्षिक। तो आज हमने क्या किया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को देखा कि इसमें क्या क्या होता है, और दोनों जो सतत और व्यापक शब्द हैं उनको देखा कि इनमें कौन सा मूल्यांकन हमारा आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।